नमस्कार। आज हम बात करेंगे जाति व्यवस्था पर, खासकर जाति व्यवस्था पर इससे पहले भी हमने जिक्र किया है। आज लू डुमांट ने जो जाति व्यवस्था से संबंधित अपने विचार दिए हैं उस पर बातचीत करते हैं। जब बात आती है जाति व्यवस्था की तो उस पर रिजले साहब ने भी जिक्र किया है, हटन साहब ने भी जिक्र किया है, जी.एस. घुरिया साहब ने भी जिक्र किया है। लू डुमांट के विचार थोड़े से अलग हैं। उन्होंने, अगर हम लू डुमांट की बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल लेवल के वो समाजशास्त्री रहे हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं। उनको एक उच्च कोटि का समाजशास्त्री माना जाता रहा है। वैसे तो वो फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे और उन्होंने लेकिन भारत शास्त्र पर, इंडोलॉजी पर काफ़ी कुछ लिखा है। उनकी एक प्रसिद्ध किताब होमो हायरार्कस है, जो द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लिकेशंस, जो कि कास्ट सिस्टम के बारे में एक बहुत मपातुला एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो एक विदेशी समाजशास्त्री होने के नाते हम भारत के संदर्भ में एक सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। यह उनका कहना है कि जाति व्यवस्था एक तरह की सैद्धांतिक व्यवस्था है, सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था है। जैसे कि वर्तमान समय में जाति व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक सैद्धांतिक व्यवस्था है। खासकर उनका मानना था कि पारंपरिक समाजों में व्यक्ति सामाजिकता के आधार पर एक तरह से सामाजिक आचरणों से जुड़ा हुआ रहता था। व्यक्तिगत लक्ष्य की जगह संस्तरण का आधार होता था। मतलब एक तरह से वहाँ पर समाज इम्पोर्टेंट था, व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं था। साथ में वहाँ पर शुद्धता और अशुद्धता का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता था, जबकि आधुनिक समाजों में संस्तरण की अपेक्षा समानता की बात की जाती है। जाति की बात अगर की जाती है तो एकमात्र एक सांस्कारिक संस्तरण है, तो यह सब कुछ भ्रामक है। अगर हम ये बात कहते हैं कि एक संस्तरणात्मक व्यवस्था है तो एक तरह का भ्रामक दृष्टिकोण है। उनके अनुसार ये सत्य है कि जातिगत व्यवस्थाओं का शक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये बात कही जाती है कि जाति का शक्ति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जाति के बारे में शक्ति और शक्ति का विरोध, पक्ष जैसा अंतर्विरोध सही नहीं है। जाति में भी शक्ति है और शक्ति का संबंध है जो अलग नहीं किया सकता। मतलब जाति में एक ऐसी शक्ति है जिसको उससे अलग हटा के नहीं देखा जा सकता है, जो उसमें कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। जाति व्यवस्था एक तरह से देखा जाए मूलतः विचारों व मूल्यों की व्यवस्था है। इसमें विचार और मूल्यों का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसके जाति में एक तरह से जो संबंध होते हैं वो आर्थिक, राजनीतिक और नातेदारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मतलब देखा जाए तो आर्थिक आधार पर एक पक्ष, जैसे कुछ जातियां हैं जो आर्थिक पक्ष का दृष्टिकोण ज़्यादा करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो पॉलिटिकल फील्ड में हैं, कुछ नातेदारी व्यवस्थाओं से संबंधित है। ये मतलब एक तरह से इनका जो संबंध है वो इन तीन बिंदुओं के आधार पर दिखाई पड़ता है। आर्थिक है, राजनीतिक है और नातेदारी से जुड़ा हुआ है। ये एक तरह का मूल्य आधारित व्यवस्था है। संबंधों का जुड़ाव एक तरह से धर्म से भी जुड़ा हुआ है। जाति में संस्तरण का ही नहीं, बल्कि इसको एकदम से संस्तरण न कह के, बल्कि इसको असमानता का एक विशिष्ट रूप कहा जा सकता है, जिसमें असमानता पाई जाती है। सारा का सारा भारतीय समाज वंशानुगत आधार पर अनेक समूह में बटा हुआ है। वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी वही वंश आगे चलते रहते हैं, तो वंश के आधार पर अनेक समूह दिखाई पड़ते हैं। इनको समझाने के लिए लू डुमांट ने 2-3 तरह के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। जैसे उनका कहना था कि जातियों में विवाह, संपर्क और भोजन का आधार माना जाता है। यानी जैसे विवाह का दृष्टिकोण है, कोई भी दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता, अपनी ही जाति में विवाह करना है। दूसरा है कि किसका किसके साथ संपर्क होगा, किसका किसके साथ दोस्ती होगी, ये चीज़ जातियों में विशेष रूप से देखी जाती है। यही कारण है कि संबंध, उठना बैठना, बातचीत करना जनरली आपस में ही होता है, कुछ जातियों का कुछ दूसरी जातियों से नहीं होता है। तो ये संपर्क का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ भोजन संबंधी दृष्टिकोण भी बहुत विशिष्ट स्थान रखता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कौन किसके साथ भोजन करेगा,
कौन किसके साथ कच्चा भोजन कर सकता है, कौन किसके साथ पक्का ही भोजन कर सकता है, ये चीज़ भी निर्धारित है, अर्थात ये चीज़ भी देखी जाती है। इसके साथ साथ मतलब ये सारी बातें ये एक तरह के नियम हैं, इन नियमों के अनुसार जाति व्यवस्था में देखा जाता है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति काम करता है तो काम करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भरता दिखाई पड़ती है। एक तरह का श्रम विभाजन का दृष्टिकोण है, सबके काम बटे हैं, किसको काम करना है, किसको क्या काम करना है, किसको किस तरह से काम करना है, किसको किसके अंडर में काम करना है, ये चीज़ निश्चित है। जैसे सफाई का काम किसी का है, खेती का काम किसी का है, व्यापार का काम किसी का है, लेकिन सब इंटरडिपेंडेंट, एक को दूसरे से अलग करके समझा नहीं जा सकता। ये नहीं कह सकते हैं कि वो दूसरे से अलग है, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसके साथ साथ इसमें जो श्रेणीबद्धता का दृष्टिकोण है उसमें शारीरिक संरचना में कोई ऊंचा हो जाता है, कोई नीचा हो जाता है। मतलब अगर हम श्रेणीबद्धता की बात करते हैं, जैसे अगर हम कास्ट सिस्टम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो श्रेणीबद्धता तो हर जगह होगी, कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा होगा। अगर आज की हम व्यवस्था की बात करते हैं तो उस व्यवस्था में भी तो कोई ऑफिसर है, कोई चपरासी है, कोई क्लर्क है। तो एक तरह से श्रेणीबद्धता का जो दृष्टिकोण है वो कास्ट सिस्टम में दिखाई पड़ता है। इस आधार पर कोई उच्च है, कोई निम्न दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत अनेक छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ है, छोटी छोटी जातियों, छोटी छोटी उपजातियों में बटा हुआ है। अर्थात भारत में अनेक तरह की जातियाँ हैं, जैसे हमने कहा था 3000 तरह की जातियाँ हैं, 3000 से अधिक जातियाँ हैं, और प्रत्येक जाति एक तरह से विशिष्ट छोटे छोटे क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। कोई छोटे छोटे क्षेत्रों में निवास करती है, वहीं पर रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो वर्तमान समय तक भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, जाति में कोई भी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता। कास्ट सिस्टम के अनुसार ये चीज़ बताई गई है कि जाति से विवाह करना उचित नहीं है। एक तरह से जातियों में संपूर्णता रूप से एक तरह से इनका कहना है एक तरह की तार्किक व्यवस्था है, उसमें लॉजिक है, उसमें तार्किक दृष्टिकोण है। इस विश्लेषण में शुद्धता व अशुद्धता के बीच से ये जुड़ी हुई है। मतलब हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो शुद्धता और अशुद्धता के बीच दिखाई पड़ता है। समाजशास्त्र और भारत शास्त्र का जो ज्ञान है वो भारतीय समाज को समझने के लिए आवश्यक है। मतलब एक तरह से कहा जाए समाजशास्त्र और भारत शास्त्र में ही जाति व्यवस्था की बात की जाती है, और भारत के संदर्भ में हम कहते हैं भारत जातियों का देश है। इसलिए भारत को अगर समझना है तो भारत के कास्ट सिस्टम को समझना पड़ेगा। जाति व्यवस्था में जो उतार चढ़ाव हैं, जो संस्तरणा की व्यवस्था है, जो समानता का दृष्टिकोण है, जो शुद्धता और अशुद्धता का दृष्टिकोण है, जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक भारत नहीं समझ में आ सकता है, भारत देश नहीं समझ में आ सकता है। भारत शास्त्र के जरिए ये चीज़ समझी जा सकती है। मतलब कास्ट सिस्टम को समझने के बाद ही भारत को समझा जा सकता है। विशेष रूप से जातियों के बीच अगर हम बात करते हैं कि ब्राह्मणों को शुद्ध माना जाता है और वो पूजा करते हैं, एक तरह का वो काम निश्चित हो गया कि ये काम ब्राह्मणों का ही है, तो ब्राह्मणों को करना है, और उस काम को चूँकि पूजा पाठ से संबंधित है तो वो काम शुद्ध है, तो उस आधार पर वो शुद्ध हो गए। दूसरी तरफ अशुद्ध जातियाँ जो अस्पृश्य थी उन्हें गाँव से बाहर रखा गया। ये चीज़ निश्चित की गई, जिस कुएं से ब्राह्मण पानी लेते हैं उससे अस्पृश्य नहीं ले सकते। ये बातें जाति व्यवस्था में दिखाई पड़ी अकॉर्डिंग टू लॉर्ड डुमॉन्ट। हिंदू मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, ये चीज़ भी देखी गई कि हिंदू मंदिरों में ज़्यादातर प्रभुत्व ब्राह्मणों का था। अछूत अस्पृश्यता वाले काम करते थे, अछूत जिनको कहा गया है वो अस्पृश्यता वाले काम करते थे, और यही काम उनका स्थायी होता चला गया। जो स्पष्टता वाला काम था वो जिसने भी किया, अगर हम यहाँ पर वर्णों की बात भी करते हैं तो जो काम जिसने किया वो धीरे धीरे स्थायी होता गया, और एक तरह से ये स्थायी होता गया, तो ये एक तरह की स्थायी शुद्ध अशुद्धता का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। मतलब यहाँ पर लॉर्ड डुमॉन्ट ने अस्थायी अशुद्धता की बात कही है। इसके साथ साथ अगर हम इसको कोरिलेट करने की प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें, तो संसार में अगर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जन्म, मृत्यु और अन्य संस्कारों में बाध्यता प्रचलित है। मतलब खासकर जन्म के समय में जब बच्चा जन्म लेता है तो माता को उस रूप में एक अलग दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, अशुद्धता का दृष्टिकोण में। कुछ दिनों के बाद वो शुद्धता का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। खासकर पीवी कार्ने की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र,
उसमें व्यक्तियों के बारे में कुछ खास अवसरों पर अस्पष्टता की बात कही है। ये खास अवसर हमने जैसे कहा, जैसे दाह संस्कार के बाद सब लोग स्नान करते हैं, इसी तरह से जन्म के बाद भी स्नान किया जाता है। तो ये जो अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग संस्कारों का दृष्टिकोण है, उसमें अलग अलग अवसरों पे अस्पष्टता का जो दृष्टिकोण है वो चीज़ के आधार पर उसको समझा जा सकता है। इसके साथ साथ हम परिवारों का जो वहन का दृष्टिकोण है, प्रतिदिन प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों का दृष्टिकोण है, और शरीर का दृष्टिकोण, जैसे हम कह सकते हैं हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है, हम स्नान करते हैं। हम स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि हम शुद्ध होना चाहते हैं। ये क्या दृष्टिकोण है? इसी तरह से प्रतिदिन स्नान, अगर हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में सूती कपड़े की तुलना में रेशम ज़्यादा शुद्ध है, चांदी की तुलना में सोना अधिक शुद्ध दिखाई पड़ता है, पीतल की अपेक्षा वहाँ पर हमको तांबा ज़्यादा शुद्ध दिखाई पड़ता है। यदि हम अपने जीवन में ये देखते हैं, इस तरह के दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ते हैं, कौन किससे ज़्यादा एडवांस है, एडवांस को आधार पर हम उसको कह सकते हैं वो ज़्यादा शुद्ध है। किस अवसर पर क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध है, ये देखा जाता है। बहुत सी चीज़ें कहीं पर शुद्ध होती, कहीं अशुद्ध होती है। अगर हम बात करते हैं, मेरा अपना कमरा है, मेरी अपनी बालकनी है, मेरी अपनी डाइनिंग टेबल है, मेरा अपना बिस्तर है, मेरे कपड़े हैं, मेरे जूते हैं, मेरे ब्रश, मेरे तमाम चीज़ें हैं, वो मेरे लिए शुद्ध हैं। लेकिन क्या वो दूसरे के लिए शुद्ध है? नहीं, वो दूसरे के लिए शुद्ध हो सकती है। जिस ग्लास में मैं पानी पीता हूँ मेरे लिए शुद्ध है, लेकिन दूसरा उसमें नहीं पी सकता, उसके लिए वो शुद्ध हो जाता है। घर के अंदर अगर हम देखें तो एक गिलास में पानी एक व्यक्ति पीता है, दूसरा उस झूठे गिलास में नहीं पीता, वो उसके लिए अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें शुद्ध हैं, लेकिन वही चीज़ें दूसरे के लिए अशुद्ध हो सकती है, अशुद्ध होती है। यही कंसेप्ट को समझाते हुए खासकर ली डुमांट ने जाति व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया।